दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को समय समय पर मिलते रहे। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख साफ है और इसी वजह से कई बार यह भी कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर गरजता तो है लेकिन वो न्याय का प्रतीक नहीं। मगर हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलता बल्कि न्यायपालिका के आदेशों का भी सख्ती से पालन कराया जाता है। चाहे अवैध निर्माण हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर मदरसे और मस्जिदों से जुड़े मामले, अगर कोर्ट का आदेश है तो यूपी पुलिस उसे जमीन पर उतारती हुई नजर आती है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को लेकर देश भर में चर्चा होती है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे घटनाक्रम की तरफ लेकर चलेंगे जो SC/ST एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले से संबंधित है। इस पूरे मामले को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को 14 साल तक आरोपी के तौर पर जीना पड़ा और आखिरकार कोर्ट से उसे बरी कर दिया गया। साथ ही इस फैसले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को सख्त निर्देश भी दिए जिनका अब पालन कराया जा रहा है। मामला लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र का है। तारीख थी 9 अप्रैल 2011। उस दिन एक दलित युवती थाने पहुंचती है और एक FIR दर्ज कराती है। युवती का आरोप था कि विल्सन सिंह उर्फ आशु नाम के एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप बेहद गंभीर थे, लिहाजा पुलिस ने SC/ST एक्ट और रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उस वक्त प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी। 2011 की यूपी पुलिस कैसे काम करती थी, यह बात किसी से छिपी नहीं है। मामला दर्ज होते ही विल्सन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। अब जरा इस मामले की पृष्ठभूमि को समझिए। विल्सन सिंह ड्राइवर का काम करते थे। उस समय वो बाराबंकी में तैनात एक कांस्टेबल शरद श्रीवास्तव के यहां ड्राइवर थे। बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। रिपोर्ट्स और बाद में अदालत में आई गवाही के मुताबिक विल्सन सिंह और शरद श्रीवास्तव के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहा था। एक दिन विल्सन सिंह शरद श्रीवास्तव के घर जाते हैं। उनकी मां की तबीयत खराब थी और करीब 14,000 रुपए का बकाया वेतन शरद श्रीवास्तव के पास था। विल्सन सिंह ने जब अपना पैसा मांगा तो आरोप है कि शरद श्रीवास्तव ने पैसे देने से मना कर दिया और उल्टा उन्हें धमकी दी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस करवा दूंगा। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम बात सामने आती है। जिस दलित महिला ने विल्सन सिंह पर आरोप लगाया था वो उसी कांस्टेबल शरद श्रीवास्तव के यहां काम करती है। बाद में अदालत में ये पूरा संदर्भ सामने आया। FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। समय बीतता गया। रेप के आरोपों की जांच हुई लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्यों में रेप की पुष्टि नहीं हो सकी। SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए जाति सूचक शब्दों के आरोपों को लेकर भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। ना तो कोई गवाह टिक पाया और ना ही कोई पुख्ता साक्ष्य पेश किया जा सका। इसके बावजूद विल्सन सिंह पर मुकदमा चलता रहा। साल दर साल गुजरते गए। 2011 से लेकर 2025-26 तक करीब 14 साल तक वो एक आरोपी के तौर पर समाज में जीते रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी पर क्या बीता होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि आरोप साबित नहीं हो सके और सबूतों के अभाव में विल्सन सिंह को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। ना रेप का मामला साबित हुआ, ना ही SC/ST एक्ट का। दोस्तों, इस फैसले की सबसे अहम बात यह रही कि कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट का साफ कहना था अगर किसी ने झूठी FIR दर्ज कराई और कानून का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही यह आदेश आया, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई। कोर्ट के आदेश को अनुपालना के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया और अब उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यह मामला हमारे देश में उन कानूनों की ओर भी इशारा करता है जिनका कई बार दुरुपयोग किया जाता है। SC/ST एक्ट जैसे कानून समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए बने, लेकिन जब इन्हें कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है तो किसी निर्दोष की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। विल्सन सिंह को आखिरकार न्याय मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि जिन 14 सालों में वो आरोपी बने रहे उस समय की भरपाई कौन करे। समाज और सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज की उत्तर प्रदेश की पुलिस एक खास बात यह है कि वो कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से ले रही है। ये 2011 का यूपी नहीं, अब कोर्ट जो कहता है उसकी तामील कराई जाती है। फिर भी इस पूरे मामले से एक बहस निकलकर सामने आती है।
क्या फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ शुरुआत से ही सख्त प्रावधान होने चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति गंभीर आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज कराता है उससे एक हल्फनामा लिया जाए कि वो जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह सच है, ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके और निर्दोष लोगों को सालों तक अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों, अब इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? क्या फर्जी मामलों पर लगाम लगाने के लिए हल्फनामा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए या कानून में और सख्ती की जरूरत है? अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।